आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 के एग्जाम की तो जस्ट एक महीने बाद पेपर है। करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं भागना नहीं है, ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं और ऐसा इसलिए क्योंकि अब मैं आपको सेक्शन वाइज हर टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं। जैसे इसके पहले मैंने नेशनल अफेयर्स पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स कंप्लीट किया, आज तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक अफेयर्स हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। छोटा सा है, वो सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड हैं, तो आपको इतनी सी चीज को बढ़िया से पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे जरूरी काम है दो ही चीज करना। पहला तो वो एक काम करें कि जो क्रॉनिकल का 1 मंथ वाला पतला वाला आता है मैगजीन, वो अक्टूबर 2024 से अब तक का ले लें। और दूसरा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इतना, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एक हाथ भी नहीं लगाना है आपको, ये बात याद रखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्थिक परिदृश्य से, यानी इकोनॉमिक अफेयर से। अमेरिका ने, पहला क्वेश्चन, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया। ठीक, इसकी पीडीएफ मैं आपको एक मिनट बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज उसका भी नाम है। अब आ जाइए इधर, देखिए आर्थिक परिदृश्य में जो पहला आता है, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया। तो अब इससे नुकसान हो रहा था, तो भारत ने क्या किया, जो कच्चे कपास होते हैं, वो कच्चे कपास को जो भारत आयात करता है उस पे 11% का जो है, जो शुल्क लगाता था, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। 30 सितंबर तक के लिए खत्म कर दिया गया है। ये सबसे जरूरी है, याद रखिएगा। ये ऐसा क्यों हुआ, वो अमेरिका ने बहुत ज्यादा 50%, 52.9%, मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बता रहा था, अमेरिका ने टैरिफ लगाया। तो अब भाई यहाँ के लोगों के लिए व्यापार करना महंगा हो गया, तो इस वजह से भारत ने, अगर भारत में कोई चीज आयात होती है जैसे कच्चा कपास, तो उसके इंपोर्ट पर 11% टैक्स लगता था, वो भारत ने हटा दिया। अब आ जाइए एथेनॉल कोडिंग पेट्रोल लक्ष्य। एथेनॉल कोडिंग क्या है, बेसिकली जो ग्रीन जो ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस है उनको कम करने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग करी जाती है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब क्या है, जो हमारे पेट्रोल है उस पेट्रोल में क्या किया जाता है, 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल, ये बात याद रखिएगा। ये है, इसी को बोलते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो भारत ने E20 पेट्रोल, E20 का मतलब एथेनॉल 20% और 80% पेट्रोल का लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया है, जबकि ये लक्ष्य भारत ने पहले 2030 के लिए सोचा था। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वायरमेंट है उसका ये पेट क्वेश्चन होगा और इकोनॉमिक्स का भी एक पार्ट है। यानी भारत ने 2030 में सोचा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को हम लोग लक्ष्य को पूरा करेंगे, लेकिन भारत ने 2025 में ही उस लक्ष्य को क्या कर लिया, पार कर लिया है। ठीक है, तो अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग 1.5% पहले थी 2014 में, और आज 2025 में 20% हो गई। एथेनॉल ब्लेंडिंग आपको समझ में आ गया होगा। एथेनॉल है क्या, ये एक बायोफ्यूल है। कैसे निकाला जाता है, मक्का से, धान से, गन्ना से, इनसे तैयार किया जाता है, और इससे ग्रीन हाउस के जो उत्सर्जन होता है उसमें कमी आती है, और इसी को मिलाया जाता है, तो इसको बोलते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग। नीली अर्थव्यवस्था, एग्जाम में आपके अक्सर आएगा, नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो समुद्र में। याद रखिएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत की नीली अर्थव्यवस्था पर एक सफेद पत्र, श्वेत पत्र जारी किया है। ये क्या है, मत्स्य पालन, समुद्री शैवाल की खेती, बंदरगाह का संचालन, जहाज को तोड़ना बनाना, समुद्री पर्यटन, समुद्री ऊर्जा जैसे सारे क्षेत्र शामिल हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। गवर्नमेंट ने कौन सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसको किया है। भारत का, इसका शीर्षक क्या है, भारत की नीली अर्थव्यवस्था का रूपांतरण, निवेश, नवाचार एवं सतत विकास। अब अगला, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, आईएमएफ ने भारत का जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसको, अनुमान को जो है वो 6 कुछ था, उसको 6.3 था, उसको बढ़ा करके 6.4 कर दिया। यानी 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो भारत की जीडीपी है वो कितनी रहनी चाहिए, 6.4। ऐसा किसने कहा है, आईएमएफ ने कहा है। ठीक है, अब आपको थोड़ी बहुत जानकारी आईएमएफ की भी होनी चाहिए, तो गूगल में जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुरंत एक, जब इसका प्रिंट लीजिएगा या आप पढ़ना शुरू करिएगा तो आईएमएफ एक पेज लीजिए, उसमें आईएमएफ के बारे में पूरी डिटेल लिख लीजिए। अगला, डिजिटल भुगतान सूचकांक, भारतीय जो रिजर्व बैंक है ना, याद रखिए, यह सूचकांक देश में डिजिटल पेमेंट के प्रसार को मापने के लिए आरबीआई द्वारा 2021 में शुरू किया गया था, जनवरी 2021 में। इसमें बेस ईयर 2018 मार्च है, याद रखिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, सिर्फ इतना जानना, डिजिटल भुगतान सूचकांक के बारे में, जनवरी 2021 में शुरू किया और इसका बेस ईयर मार्च 2018 लिया गया। ठीक, किसने शुरू किया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया। अगला, जो जेन स्ट्रीट है, जेन स्ट्रीट एक ग्रुप है,
मतलब इंडस्ट्रीज का एक ग्रुप है जेन स्ट्रीट, और उस पे किसने लगा दिया है? सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज वाले जो है सेबी ने क्या कर दिया है, इस पे वो लगा दिया है, क्या प्रतिबंध लगा दिया है। ईएफटीए व्यापार समझौता इंपॉर्टेंट है, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में जो व्यापार समझौता है वो कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर से लागू होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, आ सकता है। और इससे क्या होगा फायदा? इससे 10 लाख से अधिक नौकरियां मिलेगी। इसमें जरूरी है जो प्रश्न क्या आ सकता है, ईएफटीए में कौन कौन से देश शामिल नहीं है या हैं? तो आइसलैंड, याद रखिएगा, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ये शामिल है, याद रखिएगा ईएफटीए में। ठीक है, अगला आ जाइए, रिक्लेम फ्रेमवर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोयला मंत्रालय की एक पहल है जिसका नाम है रिक्लेम। 4 जुलाई को कोयला मंत्रालय ने रिक्लेम नामक सामुदायिक सहभागिता और विकास रूपरेखा लॉन्च करने की घोषणा की। ठीक, इसे कोयला नियंत्रक संगठन ने हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया है। तो बहुत जरूरी है, ये दोनों चीज याद रखिएगा। भारत रूस कच्चा तेल व्यापार, देखिए अमेरिका से भारत का हमेशा कभी अच्छा रहा ही नहीं, अमेरिका ने कभी भारत का बहुत अच्छा चाहा नहीं। तो जब नहीं चाहा तो भारत का एक दोस्त हमेशा रहा जो रशिया रहा। ठीक, ये उथल पुथल होती रहती थोड़ा बहुत, कभी अमेरिका से कभी रशिया से, भारत को जिससे बेहतर लगता है उससे वो अपना व्यापार करता है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया है, और रूस से क्या करता है भारत? क्रूड ऑयल खरीदता है। भारत कच्चा तेल रूस से खरीदता है, उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद अपने पड़ोसी देशों को बेचता है, और बीच में मीडियोकर बन के मुनाफा कमाता है। तो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है ये, अगर कोई समझे तो सोचिए, रशिया से कच्चे तेल को खरीदता है, आसानी से आ जाता है, उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करता है? उसको प्रोसेस करता है। ठीक, प्रभाजी आसवन या जो भी प्रोसेस होती है उससे उसको कन्वर्ट करता है। जैसे क्रूड ऑयल होता है तो उससे नेफ्था निकलता है, उससे केरोसिन निकलता है, उससे डीजल निकलता है, उससे पेट्रोल निकलता है, अल्ट्रा पेट्रोल भी उसी से बनता है। तो कच्चा तेल लेता है और उससे प्रोसेस करके हर चीजें सप्लाई करता है अपने लोगों को भी और भारत आसपास के पड़ोसी देशों को भी। तो सबसे ज्यादा भारत को कच्चा तेल कौन सप्लाई करता है? रशिया आज के टाइम पे। 43.2% याद रखिएगा, ये आयात 43.2% पहुंच गया है। दूसरे नंबर पे भारत इराक से लेता है, तीसरे नंबर पे सऊदी अरब से, चौथे नंबर पे यूएई से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय ये सबसे हॉट मुद्दा है। अमेरिका ने सिर्फ इसी क्रूड ऑयल के चलते भारत पर क्या लगाया है? प्रतिबंध लगाया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की नेतागिरी थोड़ी सी कम हो गई है। अमेरिका चाहता था, जैसे अमेरिका ने इराक पर हमला किया, क्यों? तेल के लिए। अमेरिका ने अफगानिस्तान, हर किसी पे अमेरिका ने हमला किया था इन्हीं सब चीजों के लिए, अपने फायदे के लिए। तो जहां उसका फायदा कम हो रहा होगा उसको वहां दिक्कत होगी। इट इज सो नेचुरल प्रोसेस। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, टेक वर्ष 2025। ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2 दिवसीय टेक वर्ष का शुभारंभ किया है। ठीक, याद रखिएगा, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। भारतीय विदेश संपत्ति में यानी काला धन में, जो स्विस बैंक है, स्विस नेशनल बैंक में काला धन में वृद्धि हुई है। ठीक, तो ये थोड़ा सा खतरा है, ये गलत बात है मोदी गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को इसको जरूर सुधारना चाहिए। ठीक, अब 2022-23 सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ये इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने घोषणा की है कि सकल घरेलू उत्पाद का जो जीडीपी का जो बेस ईयर 2011-12 था, अब उसको वो संशोधित करके 22-23 कर रही है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे आपके इकोनॉमिक फैक्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो जो बेस ईयर 11-12 अभी तक इकोनॉमिक्स के इवैल्यूएशन के लिए ले रही थी गवर्नमेंट, जीडीपी के इवैल्यूएशन के लिए बेस ईयर, वो अब हो जाएगा 22-23, और ये संशोधित जो रिवाइज्ड आंकड़े हैं वो 27 फरवरी 2026 को गवर्नमेंट क्या करेगी? जारी करेगी। एक और चीज जान लीजिए, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन का आधार 2022 किया जाएगा। याद रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सीपीआई का आधार 2023-24 किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीआई का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई का जो आधार बेस ईयर है वो क्या किया जाएगा? 23-24। आईआईपी का जो बेस ईयर है और जीडीपी का बेस ईयर, याद रखिए, आईआईपी जीडीपी का बेस ईयर 22-23 और उपभोक्ता मूल्य यानी सीपीआई का जो बेस ईयर है वो क्या किया जाएगा? वो किया जाएगा 23-24। जीडीपी का आधार वर्ष क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इकोनॉमिक्स क्लास में, जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला आता है व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना चाहिए। सामान्यतः याद रखिएगा, वो उद्योग उनके प्रदूषण स्तर और पर्यावरण के आधार पर उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक, पर्यावरण मानदंड लागू करने और इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देने में ये मदद करता है। एक श्रेणी है क्या? व्हाइट श्रेणी, व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, जो सबसे साफ
न्यूनतम पोल्यूशन वाले उद्योगों को दर्शाती है। यानी व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री वो है जहां पे पोल्यूशन मिनिमम होगा और क्लीनलीनेस मैक्सिमम होगा, सफाई सबसे ज्यादा और पोल्यूशन सबसे कम, तो उसको बोलेंगे क्या, व्हाइट कैटेगरी इंडस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब टर्म्स आएंगे इकोनॉमिक्स में, आप याद रखिएगा, ये इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स है। दुर्लभ मृदा खनिजों का संरक्षण, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खनन कंपनी इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड आईरेल को जापान के दुर्लभ मृदा खनिजों का निर्यात रोकने का निर्देश दिया है, याद रखिएगा। ये क्या है, 17 रासायनिक तत्वों का एक दुर्लभ समूह होता है, लेंथेनाइट सीरीज में आता है। कहां से रोका है, तो याद रखिए जापान को रोका है, किसके, इनका निर्यात करने को रोका है। मतलब अब तक ये कंपनी जो रेयर अर्थ मेटल होती है ना, उनको एक्सपोर्ट करती थी जापान को, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोक दिया है। डीएफसीसी बैंक एनएसई आईएक्स पर बॉन्ड लिस्ट करने वाला पहला विदेशी संस्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनमें से कोई भी आ सकता है, जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रहा हूं तो बिल्कुल ये एग्जाम में आ सकने की पूरी संभावना है। हाल में डीएफसीसी बैंक ने एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर अपने ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया, किस पे किया है, एनएसई 10 पे, याद रखिएगा। ये पहला डीएफसीसी बैंक है, विदेशी बैंक पहला है जो इसमें लिस्टिंग करवा पाया है, ठीक है। अब अगला आ जाइए, सेबी द्वारा निवेश सुरक्षा हेतु एक नई पहल करी गई है, ठीक है। इसको याद रखना है, नया यूपीआई एड्रेस @वैलिड के नाम से होगा, ये इंपॉर्टेंट है। निवेश सुरक्षा हेतु ये पहल है, यूपीआई एड्रेस @वैलिड के साथ होगा, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैलिड हैंडल के साथ बैंकों के नाम के साथ जोड़ा जाएगा, जैसे होता ना कि @OKHDFC बैंक, अब यहाँ पे हो जाएगा @वैलिड, @SBI होता है, वो सब हटके @वैलिड हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीसी 19 मई 2025 को अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर एनडीपी का 9वां सदस्य बना, याद रखिएगा। 2025 में एनडीपी की स्थापना के 10 साल पूरे हुए हैं, तो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इससे रिलेटेड प्रश्न के, ठीक। अब आ जाइए, भारतीय प्रतिभूति मुद्रा निर्माण निगम का नया कार्यालय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखिएगा। नई दिल्ली के नौरोजी स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारतीय प्रतिभूति मुद्रा निर्माण एसपीएमसीआईएल आ सकता है, या पूरा का पूरा लिख करके आ सकता है। ये क्या है कि गवर्नमेंट की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और इसका नया कार्यालय कहाँ है, दिल्ली के कहाँ, नौरोजी नगर, कौन सा, नौरोजी नगर स्थित में है ये कार्यालय। 34 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता, ऋण देने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना, जर्मनी बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एनबीएफसी एमएफआई, ये आरबीआई के नए दिशा निर्देश हैं। ये क्या है, गैर बैंकिंग, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और एमएफआई के लिए परिसंपत्ति सीमा को 60% घटा करके, पहले 75% था, वो 60% कर दिया गया। एनबीएफसी क्या है, ये सब मैंने इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास में जरूर बताया, वहां से पढ़ दीजिए फिर आइए। निवेशक शिविर पहल, भारत में निवेशकों की सुरक्षा के लिए निवेशक शिविर पहल की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि प्राधिकरण और सेबी की एक संयुक्त पहल है। प्रश्न क्या आएगा, सेबी और आईपी की एक संयुक्त पहल का नाम क्या है, निवेशक शिविर पहल, या निवेशक शिविर पहल किसकी है, तो इन दोनों की है। 3 डिफेंस पीएसयू को मिला मिनी रत्न का दर्जा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, म्यूनिशंस इंडिया एमआईएल, एवीएनएल और आईओएल इंडियन ऑप्टल लिमिटेड, इन लोगों को क्या बनाया गया, मिनी रत्न कंपनीज, ठीक है। अक्सर आपको याद रखना होगा, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न की कैटेगरी आपको याद रखनी चाहिए हमेशा, ठीक। ये क्या है, FIMMDA को स्वनियामक संगठन एसआरओ के रूप में मानता। आरबीआई ने इस कंपनी को, ये क्या है, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया को क्या बनाया है, यहाँ देख लीजिए, वित्तीय बाजार में एसआरओ के रूप में मान्यता दी है, सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन की मान्यता दी है। भारत बना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। भारत की सांकेतिक नॉमिनल जीडीपी 4.185 ट्रिलियन डॉलर्स है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। भारत की नॉमिनल जीडीपी, ये डिजिट यूपीपीसीएस में याद रखिए, जैसे यूपीएससी टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है, बट इन यूपीपीसीएस द फ्लैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। 4.187 ट्रिलियन डॉलर भारत की क्या है, जीडीपी है, कौन सी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। और ये आंकड़े भी आप याद रखिएगा, 2014 में 2.03 थी और आज है 4.187, ठीक। तेजी वृद्धि दर क्यों है, तेज आर्थिक वृद्धि दर है, आईटी में, सर्विस सेक्टर में काफी बढ़ा है, ये वजह है, ठीक है। 2025 में भारत और विश्व की विकास दर, ये किसने किया, यूनाइटेड नेशंस ने, याद रखिए। भारत 2025 में 6.5 की वृद्धि दर से चलेगा, और ये भी याद रखिएगा, वैश्विक विकास दर 2.5%। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है,
ग्लोबल डेवलपमेंट रेट जो विकास दर है वो 2.3 और भारत की विकास दर होगी 6.5। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जीडीपी 10 साल में क्या हो गई, आईएमएफ ने बताया कि जीडीपी भारत की 10 साल में दोगुनी हो गई है। 2015 से 25 के बीच में 66% बढ़ी है। ये प्रतिशत आ सकता है, ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगला अंकटाड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स मनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट, याद रखिएगा जो एफडीआई है उसमें ध्यान से देख लीजिए, एफडीआई में 8% गिरावट दर्ज करी है अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार। कोयला क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग, ठीक, भारत का जो अब क्या हो गया, ये जो उत्पादन था वो ऐतिहासिक छलांग लगा दिया। ये क्या है, पिछले साल के 977.83 मिलियन टन से 11 दिन पहले है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत 5वें सबसे बड़े कोयला भंडार और दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में। अब आपको दोनों चीज याद रखना होगा। देखिए, सबसे बड़ा 5वां कोयला भंडार भारत के पास है, ये प्रश्न आ सकता है, और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता कोयला का कौन है, भारत है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनरल डेटा बुक वाले जो क्वेश्चन है उसमें आ सकता है। चौथी बार भारत का शीर्ष व्यापारिक भारत भागीदार बना कौन, अमेरिका, ये जरूर आ सकता है। ठीक है, अगला चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगा। ठीक, भारत ने व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश पर घरेलू उद्योगों को सस्ते चीनी सामान, होता क्या है, चीन बहुत लो रेट में अपना सामान बनाता है और भारत में डंप कर देता है। ठीक, तो उससे बचने के लिए क्या हुआ, एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया। ठीक है ना, ये कई सारे उत्पाद हैं। व्हाट इज एंटी डंपिंग, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। जब कोई देश अपने उत्पादों को किसी अन्य देश में उसकी लागत से बहुत कम मूल्य पे बेचना शुरू कर दे तो उसको डंपिंग कहते हैं। भारत में क्विक कॉमर्स का उदय, हाल के वर्षों में क्विक कॉमर्स की सहायता से मिनटों के भीतर डिलीवरी की सुविधा से, जैसे आप ब्लिंकिट आपने देखा, तुरंत क्विक कॉमर्स क्या है, ब्लिंकिट 10 मिनट में आपके घर पे कर देगी, तो आदमी क्यों जाएगा मार्केट में, शोरूम में क्यों जाएगा। ठीक, स्टार्टअप महाकुंभ 3 से 5 अप्रैल के बीच में दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 आयोजित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्या है देख लीजिए, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा मिला, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ना, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न, तीनों के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो आईआरएफसी, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को दोनों क्या बना दिया गया, नवरत्न बना दिया गया। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये क्या है, इसको गवर्नमेंट ने क्या किया, 7 सालों के लिए मंजूरी दी है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा कितनी हो गई है, 100%, ये भी बहुत जरूरी है जानना। 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये कौन है, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2023 से 24, एक प्रश्न एसडीजी पे अक्सर आता है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए एसडीजी का कोई भी प्रश्न। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स का 4था संस्करण जारी किया। भारत का जो समग्र एसडीजी स्कोर है वो 66 अंकों से बढ़कर 71 हो गया 23-24 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसडीजी पे तो फिक्स क्वेश्चन आता है। कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई, जो कोपरा है उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या हो गया, बढ़ोतरी की गई। मिलिंग कोपरा, बॉल कोपरा, 2 होता है, दोनों के बारे में पूरा का पूरा आ सकता है। ठीक है, अब देखिए जीएसटी के बारे में गवर्नमेंट ने नया रूल किया है, इसके बाद ही आया है, वो बाद में पढ़ेंगे। इरिडा को चौथे वर्ष उत्कृष्ट रेटिंग मिली है, याद रखिएगा, इरिडा को चौथे वर्ष उत्कृष्ट रेटिंग मिली है, आपको ये याद रखना है। किसको मिली है, तो इरिडा को। भारत में एफडीआई निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई निवेश कौन करता है, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के दानदाताओं की सूची, सबसे जो बड़े दानदाता हैं उनकी सूची यहाँ पे है, देख लीजिए, जो है सबके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको रहनी चाहिए। अब क्या, एशियाई विकास बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को $162 मिलियन का ऋण आ सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बहुत आई है, तो किसने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने दिया है। पैन 2.0 परियोजना, ये क्या है, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति ने पैन 2.5 परियोजना को मंजूरी दी, इतने करोड़ की लागत से निवेश किया जाएगा। ये ई गवर्नेंस परियोजना है जिसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को आधुनिक बनाने को डिजाइन पेश किया जाता है। सबसे जरूरी आपको ये याद रखना चाहिए, एचएएल क्या हो गया है, महारत्न का दर्जा पा चुका है। तो अब महारत्न कुल कितनी हो गई है, 14 महारत्न कंपनी है। कौन कौन सी, याद रखिएगा, ये आपको अब याद रखना चाहिए। भारत में आज के समय पे 14 महारत्न कंपनीज हैं। कौन कौन सी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, और ऑयल एंड नेचुरल गैस, तेल और प्राकृतिक गैस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ठीक है, तो आपको ये है इकोनॉमिक
परिदृश्य। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये कभी भी आ सकता है। अभी मैंने बताया हिमाचल प्रदेश को ऋण दिया, तो आपको इसके बारे में 68 सदस्य है। मनीला की राजधानी फिलीपींस में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका हेड ऑफिस है, 1966 में बना। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी होगी, अगर लगी होगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।